नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का जीव विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम चैप्टर का मुख्य बातें एवं इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको देखेंगे। दोस्तों, ये नोट्स जो है प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम यानी वे सभी उपाय जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम पर। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं जैव प्रक्रम के भाग। इसमें सबसे पहला है पोषण। जीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, वहन करते हैं और उत्सर्जन। पोषण का मतलब है हम लोग जीवन जीने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग जो आहार लेते हैं वो पोषण के रूप में लेते हैं। और श्वसन या सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वहन और उसका जो एनर्जी है वो अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। और उत्सर्जन यानी जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर में रह जाता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो ये हो गया उत्सर्जन। तो जीव क्या करते हैं? जीव जो है जैव प्रक्रम के रूप में पहले पोषण करते हैं, फिर शोषण करते हैं, वहन करते हैं और उत्सर्जन। आइए देखते हैं पोषण को। भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण को देखते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। दूसरा है विषम पोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे मानव और अन्य जीव जो है वो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। आइए स्वपोषी पोषण को देखते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं को प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में होता है और कुछ जीवाणुओं में भी होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या। सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। यानी वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाते हैं। इसमें क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O और इसमें हो गया क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलने से ये हो जाएगा C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्लस O2 ऑक्सीजन मुक्त होता है और जल मुक्त होता है। ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य भाग है। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। पहला तो सूर्य का प्रकाश है, दूसरा क्लोरोफिल है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे जैसे जिसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और चौथा जल है। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी में जल का शोषण करते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। आइए रंध्र यानी स्टोमाटा। रंध्र किसे कहा जाता है? पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं।
पत्ती की सतह पर छोटा छोटा छिद्र होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है। पहला है सहायक कोशिका, अधिचर्म कोशिका, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन से के लिए खुले बंद होते हैं। आइए आगे देखते हैं विषम कोशी पोषण। तो विषम कोशी पोषण में होता है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृत पोषण, मृत जीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण में है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा या मानव। दूसरा है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उदाहरण हो गया फफूंदी और कवक। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मरे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल, जू और फीताकृमि। ये हो गया परजीवी। मृत जीवी में हो जाता है फफूंदी और कवक, और प्राणी संपोषण में हो गया अमीबा और मानव, और परपोषी पोषण में हो जाएगा अमरबेल और जू, खिलनी, फीताकृमि इत्यादि। आइए देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो ये अमीबा का केंद्रक हो गया। ये अमीबा है खाद्य पदार्थ। अमीबा धीरे धीरे क्या करता है, खाद्य पदार्थ तक पहुंच जाता है पदार्थ उत्पाद के द्वारा, और खाद्य पदार्थ को जैसे यहाँ भोजन रखा हुआ ये इधर से घेर लेता है और अपने में मिला लेता है। तो यह अमीबा भोजन को अपने पादाव की सहायता से घेर लेता है खाद्य रिक्तिका। उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब पचा हुआ भोजन अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, फिर इसको धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। पारामीशियम में पोषण कैसे होता है, आइए इसको देखो। पारामीशियम में पोषण, पारामीशियम पक्षाव कोशिका की पूरी सतह को ढक देते हैं या ढके होते हैं। भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण किया जाता है। आइए मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पोषण का निम्न प्रक्रिया है। पहले अंतःग्रहण, यानी मनुष्य अपना भोजन मुंह के द्वारा, आहार नली के द्वारा आमाशय तक ले जाता है, और आमाशय में क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होने के बाद भोजन का फिर पोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और बहिर्निक्षेपण, यानी जो बच गया बहिर्निक्षेपण कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुंह, दांत, जीवा और लार ग्रंथि है। मुंह के द्वारा होता है भोजन का अंतःग्रहण, दांत भोजन को चबाता है, और जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। और लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा के द्वारा उसको मिलाया जाता है। दूसरा है भोजन ग्रसिका। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका को क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। तो ये मनुष्य का है पाचन तंत्र। ये जीवा हो गया, मुंह हो गया, ग्रासिका हो गया, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत, एनकुलोन, गुदा द्वार ये तो निकल जाता है। अग्नाशय, परिशेषिका, पित्तनली, पित्ताशय और ये पीड़ित। ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। लगभग ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पाचन तंत्र के बारे में पूछा जाता है। आइए तीसरा देखते हैं आमाशय। आमाशय क्या है? आमाशय में जठर ग्रंथियां आती है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पाचक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है।
अम्लीय माध्यम तैयार करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा का काम है कि आमाशय के आंतरिक अस्तर को अम्ल से रक्षा करता है। दूसरा भाग है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में आंतरस होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन का संश्लेषण करके अमीनो अम्ल बना देता है। यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित प्राप्त यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस और पित्त लवण, वसा पित्त लवण और वसा। अग्नाशय अग्नाशी रस है। एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। प्रोटीन प्रोटीन ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स, वसा जो है लाइपेज अम्ल, वसा अम्ल स्टार्च, एमिलेज ग्लूकोज। तीसरा है दीर्घ्रम, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आइए वेदांत, जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया, जो अवशेष बच जाता है उसका जल का अवशोषण करके और जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। आइए देखते हैं श्वसन क्रिया क्या है। जैव प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। इससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन करते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का ये सूत्र होता है। ये कोशिका द्रव पायरुवेट प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट प्लस ऊर्जा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जैसे ईस्ट किण्वन, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, हमारी पेशी कोशिका, कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्लस ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन में वायवीय श्वसन है और अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन का उपस्थिति में होता है ये वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा मुक्त होता है। यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 ATP ये मानव में ग्रहण होता है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अनुपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP, और ये ईस्ट। मानव श्वसन तंत्र में नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसन होता है। मानव श्वसन तंत्र का ये मुख्य भाग है। पहला नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और श्वसनी, और उसके बाद होता है श्वासनिका, फेफड़ा, टूपिका को रुधिर वाहिका है। तो ये मानव का नासाद्वार, ये है नासाद्वार, ये मुख्य द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उपस्थिति वाले फुफ्फुस, पसलियां, डायफ्राम, श्वसनिका और ये टीका है। मानव श्वसन क्रिया, अंतर श्वसन और उच्च श्वसन। अंतर श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है और वृक्षीय गुहा अपना मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है। पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में बढ़ती है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। आइए आगे देखते हैं अंतर श्वसन, सांसों द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्च श्वसन में होता है फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव में होता है श्वसन के लिए वायुमंडल
से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और आगे है, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे मछली। कुपिका रक्तवा, ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु O2 से समृद्ध है कुपिका रक्त वाहिका। O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। आगे है CO2 का उत्पादन ऊतक में, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक में धमनी द्वारा O2 ऊतकों में होती है। CO2 ऊतकों में, CO2 रक्त वाहिका में, CO2 का रक्त में मिश्रण होता है। CO2 का मोचन नासा द्वारा, CO2 का कुपिका कोश में विसरण रक्त वाहिका द्वारा, कुपिका में विसरण द्वारा बाहर होता है। संवहन क्या? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। पहला हो गया हृदय, रक्त नलिका, धमनी और शिरा। और वहन माध्यम यानी रक्त व लासिका, ये संवहन अंग का अवयव है। पहला रक्त है, ठोस अवयव है, द्रवीय अवयव है। रुधिर कणिकाएं है, प्लाज्मा है, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है। तथा शेष अवयव जैविक, प्लाज्मा, प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अजैविक खनिज तत्व। और रुधिर कणिका क्या है? ये लाल रक्त कण होता है, आरबीसी, श्वेत रक्त कण WBC, और रक्त प्लेटलेट्स होता है। O2 CO2 का वन हीमोग्लोबिन Hb रक्त को लाल रंग देता है। और कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है, रक्त कणिका बनाने में सहायक होता है। ये WBC जो है, श्वेत रक्त कण, ये हमें रोग से लड़ने में सहायता करता है। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा करता है, जिससे इसका रंग आरबीसी का लाल रक्त कण हो जाता है। और ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है। आगे देखते हैं, रक्त वाहिका क्या है? धमनी और शिरा। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद पुंपुष धमनी होता है। शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद पुंपुष शिरा होता है। दूसरा, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। इसमें बल्ब नहीं होता धमनी में, इसमें बल्ब होता है। ये सतही नहीं होते, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, ये सतही होते हैं। आगे देखते हैं, फुफ्फुस फेफड़ा, फुफ्फुसीय धमनी होता है, फुफ्फुसीय शिरा होता है, विऑक्सीजनकृत। और ये उसके बाद हो जाता है प्रमुख शिरा, महाशिरा, विऑक्सीजनीकृत रुधिर। और प्रमुख धमनी, महाधमनी, विऑक्सीजनीकृत, ये भी रुधिर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र को हम लोगों ने देखा। तो मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय क्या है? एक पंप की तरह कार्य करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। रुधिर को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्शन का कार्य रुधिर के द्वारा, रक्त के द्वारा, हृदय के द्वारा होता है। दूसरा, आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। ये हो गया महाधमनी, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा दायां आलिंद। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा बायां आलिंद, शरीर के निचले भाग से महाशिरा दायां निलय, विभागिका बायां निलय, ये हृदय का भाग है। आगे देखते हैं, हृदय में उपस्थित बल्ब रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लासिका एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लासिका वहन में सहायता करते हैं, पार्श्वों में वहन, पहले जाइलम और
फ्लोएम के द्वारा होता है। पादप में वहन किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। आइए जाइलम को देखते हैं। जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से जल एवं खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को सीधे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचा दे। मान लीजिए ये पौधा है, ये जड़ है, तो यहाँ से जल और खनिज लवण किसके द्वारा जाएगा? जाइलम के द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो C6H12O6 बनता है, ये ग्लूकोज, ये फिर पत्ती से फ्लोएम के माध्यम से सारे भागों में पहुंचा दे। जड़ व मृदा के मध्य आयन संधारण के अंतर में चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ ही जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही ताप जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाने, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह कम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। दूसरा, पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। आगे देखते हैं भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में। पहला, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। दूसरा है स्थानांतरण पत्तियों में पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तीसरा, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्रसरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। आइए मानव का अगला भाग देखते हैं। मानव में उत्सर्जन, यानी मानव में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्सर्जन किस प्रकार होता है? वह प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो मानव मूत्र में लगभग जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में मिश्रित कर देते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ये हो गया वृक्क धमनी, बायां वृक्क, दायां वृक्क, महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्रक, मूत्रमार्ग। तो वृक्क जो है एक द्वारा होता है। वृक्क का आकार सेम के आकार का होता है। वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के आकार का होता है, और ये शरीर में एक द्वारा होता है। एक द्वारा मूत्रवाहिनी होता है। मूत्रवाहिनी जिससे ये हो गया मूत्रवाहिनी, जिससे ब्लैडर में पेशाब जाता है। और एक हो गया मूत्राशय, ये ब्लैडर एक होता है जिसमें जमा होता है, और एक मूत्रमार्ग जिससे यूरिन निकलता है। आगे देखते हैं वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र हो जाता है। मूत्र बनने का उद्देश्य हृदय में से वीर्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला है कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। दूसरा वोमेन संपुट, तीसरा है नालिकाकार भाग, चौथा संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि, ये विक्राणु यानी नेफ्रॉन का ये चित्र है। इसमें संग्राहक वाहिनी होता है, वृक्क धमनी होता है, विक्राणु का नलिकाकार भाग होता है, वोमेन संपुष्ट होता है, कोशिका गुच्छ होता है, वृक्क धमनी की शाखा होती है, वृक्क शाखा होती है, और ये वृक्क धमनी होती है। आगे देखते हैं कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अम्लों, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में
छानकर वो मेन संपुष्टि में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण विकिरणों के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। तीसरा है नलिका स्रवण में यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विकिरणों के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय स्थायी रूप में संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। आइए आगे देखते हैं कृत्रिम वृक्क यानी किडनी आर्टिक। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय 100 व्यस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है। कितना होता है? 1.2 लीटर होता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है ये देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल का छुटकारा पाते हैं। दूसरा है बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिका में संचित रहते हैं। तीसरा अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। तीसरा अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। आगे है पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर। दोस्तों इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा वर्ग 10 के विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम चैप्टर का मुख्य बातें और मुख्य बिंदु को देखा, जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस से क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा इस तरह का वीडियो एनसीईआरटी बुक का जो भी मुख्य बिंदु है उसको तथा इसका जो सॉल्यूशन है, जो प्रश्नों का उत्तर है लगभग सभी कक्षाओं का 6 से 12 तक का और 3 से 5 तक का सभी विज्ञान एवं सभी विषयों का नोट्स एवं सॉल्यूशन लेके आने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।